हेलो एवरीवन। एक बार आप सभी का फिर से हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। जो बच्चे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। अब उनको इसे ग्रैस्प करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एसआई की हमारी विज्ञप्ति आ चुकी है। पुलिस दरोगा की आपकी विज्ञप्ति आ चुकी है। आज देखिए दिनांक 12 अगस्त को नोटिफिकेशन आ गया है। ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें हम देखेंगे कि क्या कैसे क्या क्या हुआ है, क्या क्या इन्होंने एलिजिबिलिटी है और कितना ग्रेड पे है, कैसे तैयारी करनी है, फिजिकल एग्जाम कैसा होगा और कहाँ कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, कौन फॉर्म नहीं फिल कर सकता है और कैसे क्या एग्जाम का प्रोसीजर है, एग्जाम कब होगा, हम इसमें सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। सारी डिटेल जानने के लिए और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फॉर्म कैसे फिल करना है और किन किन गलतियों को अवॉइड करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, सब कुछ हम इसमें बताएंगे। बस आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। जो नए बच्चे हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो आप देख रहे हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती आ गई है 2025 की। बहुत लंबे समय से स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे। फाइनली ये नोटिफिकेशन आ चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से निम्न पदों पर अधियाचन प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से पद हैं? उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुरुष और महिला दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है ये नोटिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल के लिए है। प्लाटून कमांडर पीएससी, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पुरुष, ये देखिए ये वाली जो है ये सिर्फ पुरुष के लिए है। प्लाटून कमांडर और उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल, ये पुरुष के लिए है। महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक, ये पीसी, ये हमारी महिला के लिए है। तो इन सब के लिए आपसे नोटिफिकेशन फॉर्म्स मांगे हैं। जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो हमारा फॉर्म फिल करेंगे और इसके लिए अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले देखिए, जॉब का तैयारी करने से पहले हमें उसकी जो पे स्केल होता है वो बहुत फैसिनेटिंग लगता है। तो जो इसका पे बैंड है वो आप देखेंगे 9,300 से 34,800 तक है और ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे की ये जॉब है। तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छी सैलरी आपके हाथ में होगी। हाँ, अगर हम आज की बात करें तो जितना कहना चाहिए कि आपके जो ये और जो गवर्नमेंट के अलाउंसेस हैं, पर्क्स हैं, वो लग के आप मान के चलिए कि 55 से 60,000 तक आपके इन हैंड सैलरी आ जाएगी, यानी कि अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी। अब अगर हम पोस्ट की बात कर लें कि कितनी पोस्ट आई हैं, तो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व की 1750 है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की देखें, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन की 422 है। ओबीसी की देखें तो 1143 है और एससी की देखें तो 890 है और वहीं एसटी की देखें तो आपकी 82 है। कुल मिला के 4,242 आपकी पोस्ट आई है। ठीक है, ये कौन सी है? ये है इसमें जो हमारे पुरुष और महिला दोनों के लिए है, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की इतनी आई है। इधर अगर हम देखें जो केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, प्लाटून कमांडर पीएससी और उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों, उसमें हमारी 135 आई है और ये सिर्फ केवल और केवल पुरुष यानी कि हमारे जो मेल कैंडिडेट्स हैं उसमें वही अप्लाई कर सकते हैं। खा के लिए कोई भी फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है, जबकि जो का हमारा वर्ग है उसके लिए दोनों मेल और फीमेल बोथ आर एलिजिबल। क्लियर है? ये कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें वो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को ही लेते हैं, इसलिए इसमें आप ये नहीं सोच सकते कि भाई मैं क्यों नहीं भर रही या मैं क्यों नहीं भर रहा हूँ। ठीक है, आप इधर देखिए, ये भी केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, 60 पोस्ट है। तो अगर हम देखें तो मेल्स के लिए थोड़ा ज्यादा ऑप्शंस हैं, है ना। और जो हमारी ये आई है महिला बटालियन में केवल महिलाएं ही हैं। इसमें कोई भी मेल कैंडिडेट घा वाले में नहीं अप्लाई कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही रिजर्व है। 106 पोस्ट है और ये महिलाओं के लिए ही है। इसमें अनरिजर्व की 47 है, ईडब्ल्यूएस की 10 है, ओबीसी की 27 है, अनुसूचित की 21 है और अनुसूचित जनजाति की 1 है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट
बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस में आ रहा है तो वो अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जरूर लगाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको पोस्ट के लिए ही हेल्प नहीं मिलती है, बल्कि कई बार कट ऑफ में भी डिफरेंस चला जाता है कि जनरल देखो अनरिजर्व की तो हाई जानी है भाई, आप ये दिमाग में बैठा ही लोगे, अनरिजर्व तो टॉप मोस्ट पे जानी है। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है, मान लीजिए आपको 5 नंबर 4% 2% का भी मिल जाता है, तो एक लेवल पे जाके बहुत बड़ा हमारे लिए हेल्प कर देता है, क्योंकि कई बार एक आध नंबर का ही डिफरेंस की वजह से हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो आउट हो जाते हैं। तो इसलिए ईडब्ल्यूएस का आपने अगर सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, आप है एलिजिबल, तो देन आप जरूर उस सर्टिफिकेट को लगाइए, सो दैट आपको उसका बेनिफिट मिल सके। बाकी जो ओबीसी एससी और एसटी कम्युनिटीज के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ऑब्वियसली लगाना ही है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं मिल रहा है, हम नहीं लगा रहे हैं, बट इफ यू आर देन यू हैव टू। क्लियर? उसके बाद देखो इन्होंने एक बार ये बात बोल रहे हैं कि जो पीएससी और के लिए और सशस्त्र बल के लिए, सशस्त्र पुलिस के लिए प्लाटून कमांडर और उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बलों के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। मैं भी ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये जो खा और गा है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कौन होंगे? पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। और जबकि जो महिला बटालियन है, महिला बटालियन यानी कि घा वाली जो पोस्ट है, उसके लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी, इसमें पुरुष नहीं भरेंगे। ठीक है ना? ऑनलाइन और अगर आपसे बात की जाए कि परीक्षा से के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। अगर आप बाद में इस बात को लेके कोर्ट में जाएं कि जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज हो गई है या डिक्रीज हो गई है, देन आप इसको नहीं जस्टिफाई कर सकते, बिकॉज नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि परीक्षा से पूर्व किसी भी समय में रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। आप देखो यूपी में ऐसा होता है कि कोई भी भर्ती आई, वो किसी भी रीजन से XYZ कई बार निरस्त हो जाती है ना, कैंसिल हो गई, तो उसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहाँ चले गए? कोर्ट में चले गए। अब कोर्ट में चले गए, वो केस चलने लगता है। तो इस बार आप देख रहे हैं कि हमारे जो आयोग है वो भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है। उसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि हम पोस्ट को कम ज्यादा भी कर सकते हैं एट एनी टाइम, और भर्तियां किसी भी समय किसी भी स्तर पर हो सकता है। आपका रिटर्न हो जाए और रिटर्न होने के बाद जब आपका फिजिकल हो रहा हो तब भर्ती निरस्त हो जाए, तब भी आप कोर्ट में जाने के लिए एलिजिबल नहीं है, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। अगर हम बात करें ऑनलाइन हमारे जो फॉर्म है, आवेदन कब से किए जाएंगे, तो आज से 12 अगस्त से शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट है 11 सितंबर। अगर आवेदन जो आप शुल्क जमा करना है वो भी 11 सितंबर है, और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि आपकी 12 से शुरू होगी और 13 तक हो जाएगी। ओटीआर, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर से ही होगा। आजकल यूपी में जितने भी फॉर्म आ रहे हैं अधिकतर ओटीआर के थ्रू ही हो रहे हैं। जिन बच्चों का पुराना ओटीआर है उनको दोबारा आई डोंट थिंक कि बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि वहीं से आपका ओटीआर आपकी डिटेल्स को उठा लेगा और आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल्ड आएंगी। फिर जो पोस्ट वगैरह होगी वो आपको चूज करनी होगी एट द टाइम। ठीक है ना? सभी अपना फॉर्म भरते समय बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आपकी कोई मिस्टेक हो जाए, क्योंकि ऐसा आप इसमें देखो फिलहाल इन्होंने लिख के दिया है कि संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न न होने पाए। ठीक है? ऐसा ना हो कि आपको संशोधन करना पड़े। आप बहुत ही ध्यान से केयरफुली अपना फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जल्दबाजी करें, पहले आप पूरी बात को समझें, पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ें, समझें, वीडियो देखें, उसी के बाद आप अपने फॉर्म पे भरने जाएं। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना है। अगर आप अपने अपलोड नहीं करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, देन आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको बहुत केयरफुली अपलोड करना है। जितने भी MB या KBs में मांगा जाता है उतने KB में ही आपको डॉक्यूमेंट को रेडी करना है। अगर हम आगे देखें तो जो विज्ञापित पदों पर चयन आरक्षण की नीति है वो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के श्रेष्ठ क्रमांक एवं उसके आवेदन पत्र में अंकित वरीयता क्रम के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो भी आपको आरक्षण या कुछ दिया जाएगा, वो जितने भी आपको नंबर मिलेंगे मेरिट कम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कि उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में पदों हेतु वरीयता देना अनिवार्य है, क्योंकि देखो अलग अलग पोस्ट दी गई है, ये तो आपको बाद में करना है, जब मतलब आपको
अपने जो पोस्ट है, इसमें अलग अलग पोस्ट्स हैं, तो जो पोस्ट्स हैं वो किसके बेसिस पे मिलेगी, आपके नंबर के बेसिस पे मिलेगी, कितनी आपकी मेरिट बनती है। मेरिट के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दिया जाएगा, उसमें आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, अपनी अपनी चॉइस दे देनी है, देन अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स आपको चॉइस मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने एक बार वरीयता अपनी भर दी है, अपनी प्रेफरेंस फिल कर दी है, देन आप उसे चेंज नहीं कर सकते। इसलिए प्रेफरेंस फिल करते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आप इन्होंने क्लियर लिख दिया है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को उपलब्ध विकल्पों के सापेक्ष वरीयता का चयन करना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा भी नहीं कि आप वरीयता का चयन ना करें, करना भी अनिवार्य होगा। जितने विकल्प हैं वहां पे, जितने ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे अपनी प्रेफरेंस को फिल करना है। प्रेफरेंस फिल करते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेफरेंस आपने एक बार फिल कर दी तो उसमें किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट, संशोधन नहीं होगा। क्लियर है? मुझे लगता है आपको एक बार बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर हम फीस की बात करें तो जितने भी जनरल हैं, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, इनकी है 500 रुपये और बाकी एससी और एसटी की है 400 रुपये। और आपको पता है ये भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी ही आप भर सकते हैं। ठीक है, ओके। इन्होंने एक टिप्पणी लिखी है, ऐसे विद्यार्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह न हो तो वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि वह आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर लिया जाएगा या उसके पक्ष से जारी कर दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा केस है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और आपने वो अपलोड भी नहीं किया है और आपने एग्जाम को क्लियर कर लिया है, तो आपसे एक एफिडेविट लिया जाएगा जिसमें आपको कुछ टाइम दिया जाएगा। उस टाइम में आपको वो डॉक्यूमेंट लेकर आना है। अगर आप फिर भी नहीं ला पाते तो फिर आपके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। क्लियर? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि अगर आपके पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होगे या आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये उन्होंने थोड़ी सी आपके साथ लीनियंसी की है कि एक पर्टिकुलर टाइम में आप लाके वो दे सकते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो कहीं से भी आपने स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। कहीं से भी अगर आपका ग्रेजुएशन है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई भी अर्हता है, देन यू आर एलिजिबल। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता आवश्यक धारित करनी चाहिए। उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैम हम ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में हैं, क्या हम आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं? भाई नहीं कर सकते। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि यू आर नॉट एलिजिबल। अपीयर्ड या अपीयरिंग कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे जिनके पास मार्कशीट होगी और एक मार्कशीट होगी और डिग्री होगी, अंक प्रमाण पत्र होगा या अंक तालिका होगी, तो ही आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। अपने फ्रेंड्स, अपने साथ के सब लोगों को ये बात बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया और आप क्लियर भी कर लेते हैं, मान लीजिए आप अपीयरिंग, अभी आपके एग्जाम से लेटेस्ट सपोज अभी क्या चल रहा है, अभी अगस्त चल रहा है, आप सोच रहे हैं मेरा तो मार्च में ना सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, लाओ मैं फॉर्म फिल कर देता हूँ। आपने फॉर्म फिल भी कर दिया और अगर आप क्लियर भी कर ले जाते तो भी आपको आउट कर दिया जाएगा। आप एग्जाम देने के लिए, आपको जॉब पाने के लिए क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया कि जिनके पास अंक प्रमाण पत्र है और डिग्री है वही एलिजिबल होंगे। अपीयर्ड और अपीयरिंग एलिजिबल नहीं होंगे। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थ शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का अंतिम निर्णय होगा। मतलब आपको अपनी सारी चीजें अच्छे से पेश करनी है। अगर कुछ भी गलत करते हैं तो इसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्लियर है? अधिमानी अर्हताएं, अधिमानी अर्हता से के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त होने की दशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को प्रस्तर के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ स्पेशल एजुकेशन ले रखी है, जैसे कि DIOS से O लेवल ले रखा है, या फिर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा अवधि तक आपने काम किया हुआ है, या फिर NCC का B सर्टिफिकेट है, तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर 2 कैंडिडेट्स के सेम
मार्क्स हो जाते हैं। तो फिर जिसके पास इनमें से कोई भी एक चीज होगी उसको आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। बस इसका इतना है, ठीक है। विज्ञप्ति पदों की नियमावली या संशोधित के अनुसार भर्ती के लिए यह आवश्यक है। अगर आप देखें, अगर ये कुछ संशोधित होके भी आती है तब भी आपकी जो आयु है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, उनकी आयु 1/7/2025 यानी कि 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2/7/1997 से पूर्व तथा 1/7/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। आ गई है बात समझ में? 28 वर्ष से ज्यादा नहीं 28 वर्ष की आयु प्राप्त न हो, मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/7/1997 से 1/7/2004 होनी चाहिए। 21 वर्ष आपकी मिनिमम आयु होनी चाहिए, 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। ऐसा मैक्सिमम देखा जाए तो आपकी 28 वर्ष इसमें मैक्सिमम एज है, 28 वर्ष से कम ही होनी चाहिए। जो ये तो महिला और पुरुष दोनों के लिए है, जो पुरुष बटालियन के लिए है, पुरुष सशस्त्र पुरुष बटालियन के लिए, उसमें भी सेम है, 21 कम है, 21 से 28 आपकी एज होनी चाहिए, 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर देखें अधिकतम आयु की श्रेणी की कुछ छूट दी गई है ना, अधिकतम आयु सीमा में छूट, श्रेणी व आयु सीमा में संबंधित शासनादेश अगर किसको दी गई है, कुछ छूट दी गई है। उत्तर प्रदेश इस भर्ती में आयु की में छूट दिए जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन के शासन आदेश के क्रम में मात्र इस भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अपवाद स्वरूप एक बार के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। आप देखिए कि अब यहाँ पे लेकिन उन्होंने ये भी बात कही थी कि जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं या अन्य श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाए, ठीक है। और कुछ इसमें इन्होंने और छूट दी गई है। सामान्य श्रेणी को 6 वर्ष की सामान्य श्रेणी को 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो आप 2/7/1994 से 2004 के बीच में हो सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों। अनुसूचित जाति को 5 वर्ष की एक्स्ट्रा दे दी गई है। 3 तो इन्होंने सबको दी है ना। और बाकी देखो SC और ST को 5 वर्ष की दी जाती थी तो उनमें +5 और हो गया है। बाकी 3 वर्ष की, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो आप समझ लीजिए अगर आपकी उम्र 28 से ज्यादा हो रही है, 28 + 3 31 साल के भी हैं आप, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं भैया। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है इस बार, तो इन्होंने एज लिमिट भी बढ़ा दी है। अब आप देख लीजिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 1994 से 2004 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप SC हैं तो फिर 1989 से 2004, और अगर आप ST हैं तो 1989 से 2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो आप उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा OBC को भी भाई 5 वर्ष की स्पेशल छूट दी जाती है, तो इनको भी 1989 से 2004। और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अगर आप उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी हैं तो भी आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। भूतपूर्व सैनिक को भी मिलेगा, और क्या बोलते हैं 3 + 3 वर्ष की भूतपूर्व सैनिक को भी मिलेगी, ठीक है। चरित्र आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र उस टाइम पे लिया जाता है। आपके कैरेक्टर में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वैवाहिक स्थिति सबको पता है कि ऐसा ही पात्र होगा जो जिसकी एक से अधिक पति या पत्नी होंगे, वो भी जीवित, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। तो जो कि पहले से एक ही पति पत्नी है वो ही एलिजिबल होगा, अगर एक से ज्यादा है तो नहीं होगा, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्यता की बात करें तो किसी भी अभ्यर्थी में सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा अगर वो मानसिक या शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, या फिर कोई भी वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे वह उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़े। यानी कि आप कोई भी अगर मेंटली या फिजिकली किसी भी तरह से अस्वस्थ है तो उसका चयन नहीं किया जाएगा। जो भी चयन है वो ये देख के किया जाएगा कि उसमें कोई भी ऐसा शारीरिक दोष ना हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिससे वो अपने काम को पूरी तरह अपनी ड्यूटी को ना कर सके। क्योंकि आपको पता है, देखो पुलिस है, दरोगा है, इनकी ड्यूटीज जो है
मतलब थोड़ी हार्ड है, कि ऐसा नहीं है कि अगर मतलब मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है तो वो कैसे खड़ा होगा लंबे टाइम तक, है ना। तो इस चीज को उन्होंने बोला गया है। जो चिकित्सा बोर्ड है वो अपना उसकी जो यथास्थिति ऊंचाई है, सीने, ये सारे जो पॉइंट्स है मतलब सब कुछ देख लेगा। जो कौन है हमारा, जो भी उस टाइम पे फिजिकल के टाइम पे एक बोर्ड बैठता है वो देख लेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए ये सब इन्होंने दे रखे हैं कि क्या क्या शारीरिक चीजें चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया है कि एग्जाम भर्ती कैसे होगी, इसमें क्या क्या होगा। इसमें एक सबसे पहले एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा और वो एग्जाम होगा 400 का, 400 नंबर का एग्जाम होगा। कैसे होगा, उसके 4 पार्ट होंगे, 4 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा सामान्य हिंदी का, जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का ये सेक्शन होगा। दूसरा सेक्शन होगा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, एक तरह से कह सकते हैं जीएस का होगा। इसमें संविधान यानी कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इससे काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, इसका क्योंकि अलग से मेंशन किया है। टोटल ये भी 40 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का होगा। तीसरा पार्ट हो गया संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ये एक तरह से रीजनिंग वाली है, वो भी 40 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का होगा। फिर है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि और तार्किक परीक्षा, तो इसके भी 40 क्वेश्चन होंगे और ये भी 100 नंबर का होगा। टोटल मिला के आपका पेपर हो गया है 400 अंक का। कितने का हो गया है, 400 का। क्लियर है, आपका 400 अंक का रिटर्न होगा। यह क्या, ये जो रिटर्न एग्जाम है ये आपका ओएमआर पर होगा, है ना, ओएमआर पर होगा, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही होगा, ओएमआर पर। अब आपके जो ये एग्जाम का प्रोसीजर है अगर देखें तो प्रत्येक सेक्शन में आपको 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त होने में विफल करने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। इन्होंने बताया है कि अगर आपके लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में प्रत्येक सेक्शन में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल, आपको मिनिमम 35% तो हर एक सेक्शन में लाने हैं। यानी कि 100 नंबर का है तो आपको इसमें से 35% लेकर आने हैं हर एक सेक्शन में, और टोटल आपका एग्रीगेट मिनिमम 50% होना चाहिए। 400 में से मिनिमम 50% होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। अगर आपके इससे कम आते हैं तो आप इसके लिए मतलब आप एक तरह से एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, बात इतनी सी है। बोर्ड जो है लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एक ही पाली में लेगा, ठीक है। मतलब एक ही दिनांक को एक या एक से अधिक पाली या फिर एक से अधिक दिनांक में अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग पालियों में ले सकता है। वो डिपेंड करेगा कितने फॉर्म फिल हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, आपकी कितनी भी पाली में कितने भी शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है और कितने भी दिन हो सकता है, ओएमआर पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। इसके लिए 2 घंटे का समय होगा और 40-40-40 160 प्रश्न होंगे। 160 टोटल प्रश्न हो गए, टोटल हमारा 400 नंबर का हो गया है ना। और ओएमआर की स्कैनिंग करके आपका जो है क्या बोलते हैं एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। रिजल्ट आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, वेबसाइट पे ही आपकी सारी डिटेल अवेलेबल है, ठीक है। और आप एक चीज और है, जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे उसको वो ही आगे फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे। प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों में सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। लैंग्वेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा। लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा एक आंसर आपके आंसर की आएगी, उसमें जो है प्रश्न और उसके विकल्पों में अगर मान लो उसमें आंसर की आएगी, अगर किसी को लगता है कोई भी आपत्ति है तो आप उसमें दर्ज करा सकते हैं। आपकी आपत्ति का भी किया जाएगा, मतलब ध्यान दिया जाएगा। भाग के सही उत्तर इंटू भाग के लिए निर्धारित अंक अपॉन भाग में सही प्रश्नों की संख्या, इसके अनुसार आपका मतलब जो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण उच्च न्यायालय द्वारा सबको किया जाएगा, अगर ये इसके अकॉर्डिंग हो रहा है तो, ठीक है। फिर अभिलेखों, फिर आपका क्या होगा, फिजिकल होगा और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है फिर क्या होगा, फिजिकल होगा और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक। उसके लिए आपको जो बताया जाएगा, अगर फिजिकल की बात करें, वैसे तो ये इस पे मैं बाद में सेपरेट वीडियो बना देंगे, बट फिजिकल में इन्होंने मेंशन किया गया है कि महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग है, अलग अलग न्यूनतम शारीरिक मानक है। ये सबसे ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सामान्य और ओबीसी और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर, और अनुसूचित को इसमें भी थोड़ा सा डिस्काउंट मिला है, 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर सीने की बात करें तो ये भी देखो इन्होंने फुलाने और बिना फुलाने में इतना दिया हुआ है, ये होना चाहिए, ठीक है।
फिर अगर इसकी यहाँ पे देखें महिलाओं के लिए अगर जनरल और ओबीसी की बात करें तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वहीं अगर एससी की जनरल, ओबीसी और एससी तीनों की ही कितनी है 152 सेंटीमीटर है, और एसटी की है 147। अगर उसके लिए बात करें 40 किलोग्राम मिनिमम वेट होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है कम नहीं होना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने जो भी फिजिकल का दिया है वो आप एक बार देख लेंगे, और कुछ भी डाउट आता है तो आप हमें पूछ सकते हैं डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे। फिलहाल जो एग्जाम है आपका, आप समझिए कि उसके लिए आपको सबसे पहले रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आप फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, आपको जो भी किसी कैटेगरी से जाति से बिलोंग करते हैं उनको जाति प्रमाण पत्र बनाना है। प्रमाण पत्र देने वाले जो अधिकारी हैं इनमें से किसी का भी आप दे सकते हैं। जिलाधिकारी का होगा, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, जिला समाज कल्याण विभाग, किसी के भी द्वारा बनाया हुआ जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो इसमें वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इनमें से किसी का भी हो, एससी, एसटी, ओबीसी, सबको ये सर्टिफिकेट अपना देना है जो भी किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। क्लियर है? और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो एससी, एसटी और ओबीसी हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी यूपी के ही माने जाएंगे। अगर यूपी के बाहर का कोई भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करता है तो वो जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। समझ में आ गया? जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ यूपी के लिए ही है। देखो इन्होंने क्लियर लिखा है उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही अनुमन्य है, यानी कि अगर आप यूपी के नहीं है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यूपी के कैंडिडेट नहीं है कोई बात नहीं, आप फॉर्म फिल कर दीजिए, बट आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ यूपी वालों के लिए ही है, जो और कैटेगरीज की हैं उनको जनरल में कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दिया है कि ये दिनांक 31 अगस्त 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं को 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस का अनुमन्य होगा, है ना। उसका भी आपको आवेदन पत्र उसके जिन अभ्यर्थी को ईडब्ल्यू श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है उनके द्वारा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 11/9 है। ठीक, अपना जो ईडब्ल्यूएस का आवेदन है वो आपको जमा करना है। और ये जो प्रमाण पत्र है ये भी जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट और तहसीलदार किसी का भी हो सकता है। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं उनका जो प्रमाण पत्र है वो सिर्फ जिलाधिकारी का होगा, भूतपूर्व सैनिक में सक्षम सैन्य अधिकारी का होगा, और अगर महिला अपना लगा रही है तो वो जिला अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, जिला तहसीलदार किसी का भी लगा सकती है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ओके, जो भी आप सर्टिफिकेट लगाते हैं वो आप किसी भी रिजर्वेशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको जरूर लगाना है। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, बल्कि जनरल कैटेगरी में ही मान लिया जाएगा। इसलिए अपना सर्टिफिकेट जरूर लगाएं, तभी आप कंसिडर किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, आपको अपना OTR फिल करना है, उसमें आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है जिसमें आपको यूनिक आईडी, यूनिक मोबाइल नंबर अपना सब कुछ फिल करना है, एक OTP आएगा उसको वेरीफाई करना है। आपका अकाउंट ID, पासवर्ड, आधार या डिजी लॉकर किसी के थ्रू भी आप आवेदन कर सकते हैं। कोई इसमें वो नहीं है, जो बच्चे पहले से फॉर्म फिल करते आए हैं आई डोंट थिंक उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे चैनल पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। अब हमेशा फॉर्म बहुत ध्यान से फिल करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि क्लियर लिखा है कि भाई ट्राई कीजिए कि कोई भी उसमें प्रॉब्लम, कोई भी एरर ना आए। ठीक है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, सारी इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल सही देना है। अपनी मार्कशीट, अपना प्रमाण पत्र सब कुछ रेडी करना है अपना। इसमें एक देखो, एक आवेदन के पत्र में अभ्यर्थी को रियल टाइम फोटोग्राफ ली जाएगी, यानी कि आपको ऐसा नहीं है जैसे और एग्जाम्स में होता है कि आपको एक पुराना अपना फोटो है वो आप लगा सकते हैं, नहीं, आपकी रियल टाइम लाइव फोटो ली जाएगी जिसमें आपको कैमरे के आगे बैठना है और अपना चश्मा या कोई भी चीज ना पड़े वो हटा देनी है। आईज आपकी बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए, और आईज उसके बाद आपकी पिक अपने आप कैप्चर हो जाएगी। ठीक है, रियल टाइम फोटो ली जाएगी, वहीं जाके आप अपना फोटो फिल कर, या तो खुद भी भर सकते हैं या फिर आप कैफे में भी भरवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो खुद भी इजीली भर दिया जाता है। आपके साइन होने चाहिए, उसका आकार इन्होंने दिया गया है, इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा, इससे छोटा या इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 30 kV से 50 kV के बीच में होने चाहिए। पदों की वरीयता, अब ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि
अगर एक बार आपने ये अपनी जो प्रेफरेंस है वो दे दी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। और आपको प्रेफरेंस देनी ही देनी है। फिर आपको अपना फीस सबमिट करनी है। अगर आप जनरल या ओबीसी हैं तो आपको 500 रुपये भरनी है और बाकी 400 रुपये भरनी है। तो आपने फीस जमा करके आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। फिर फॉर्म सबमिट करने के बाद आप उसको अपनी एक कॉपी अपने पास भी रखनी है। फिर जो भी आपने अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो डिजी लॉकर के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। फिर अपने डिजी लॉकर पे आजकल सबके डॉक्यूमेंट सेव ही रहते हैं। अगर डिजी लॉकर के बारे में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री हैं। जो भी नए कैंडिडेट्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। ये देखो, इन्होंने इसमें लिखा है कि भर्ती के संबंधित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश। विज्ञप्ति पदों पर की जा रही इस भर्ती में उत्तर प्रदेश शासन में के आरक्षण संबंधी नवीनतम अधिनियमों, आदेशों और शासन आदेशों से परिवर्तन हो सकता है। मतलब अगर कोई भी चीज का बाद में कुछ आता है तो ये चेंज हो सकता है, अमेंड किया जा सकता है। परीक्षा के समस्त चरणों में छंदम प्रतिरूपण यानी कि इम्पर्सोनेशन नियंत्रण हेतु अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक फोटो, फिंगरप्रिंट, आइरिस लिया जाएगा। एवं आधार आधारित केवाईसी की जाएगी। आपका फोटो लिया जाएगा, फिंगरप्रिंट या फिर आईज का स्कैन किया जाएगा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ये सब बाद में काम आते हैं, ठीक। अगर अब इसमें हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जो सबसे पहला सेक्शन था हिंदी में आएगा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, वर्णमाला, तत्सम, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकाल, प्रत्यय, मतलब जितना भी ये अपठित प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, ये सब कुछ आपके हिंदी में आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जरूर लगाएंगे, उससे पेपर का पैटर्न आपको समझ में आता है, ठीक है। पेपर का पैटर्न पूरा समझ में आ जाता है। अब ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस को आप देखेंगे। फिर हमारा आता है संविधान और सामान्य ज्ञान। इसमें संविधान और सामान्य ज्ञान से संबंधित चीजें हैं, चाहे वो आपके क्या बोलते हैं, संविधान का उद्देश्य हो, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट हो, नीति निर्देशक तत्व यानी कि आपके जो मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज हो, है ना, ये सारी संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय व्यवस्था, सब कुछ इसमें आ जाएगा। और जो आपका सामान्य ज्ञान है, इसमें विज्ञान, भारत का इतिहास, ये जीएस का पार्ट है। इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी और थोड़ा सा देखो वाणिज्य, इकोनॉमिक्स भी है। ये सब कुछ इसमें कंसाइज है। ये आपको सामान्य ज्ञान एक वर्ड लग रहा है, इसका सिलेबस लेकिन बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो आपका पार्ट है वो है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। इसमें लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, थोड़ा सा तो मैथ्स है। फिर उसके बाद ये रीजनिंग है। एक तरह से देखा जाए तो मैथ्स एंड रीजनिंग है। मैथ्स में आपके प्रॉफिट एंड लॉस, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो, एवरेज, टेबल्स, है ना, मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल, अदर एनालिटिकल फंक्शंस, फिर लॉजिकल डायग्राम्स, कॉमन सेस्ट, डायरेक्शन सेंस, फोर्थ, ये आपकी सारी रीजनिंग है। फिर आता है मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, रिलेशनशिप, ये एनालॉगी है, डायरेक्शन सेंस है, प्रॉब्लम बेस्ड अल्फाबेट है, वेन डायग्राम एंड चार्ट, एनालॉगी, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग। मतलब कि कहने का है आपका सिलेबस वाइड है। आप देखने में भले से 4 सेक्शन समझे, बट अच्छा खासा सिलेबस है। आपको उसकी तैयारी करनी है, रिविजन करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, उसी से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हमें समझ में आएगा। और सारा एमसीक्यूज है, कहीं भी रिटर्न ऐसा नहीं है कि कुछ लंबा लंबा लिखना है, सिर्फ एमसीक्यूज है। एट लास्ट इन्होंने आपके नोटिफिकेशन में जो दिए हैं, ये प्रमाण पत्र दिए हैं, जो आपको जो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति और जनजाति है उनको ये वाला देना है, अन्य पिछड़ा वर्ग को ये वाला देना है, और स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को ये वाला देना है। उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को ये वाला प्रमाण पत्र देना है। और जो लाभार्थी अपने आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी के स्वयं घोषणा पत्र, उसको ये वाला देना है। सारे आपको ये अपने फॉर्म देने ही देने हैं। जो आपके प्रमाण पत्र हैं वो राज्याधीन सेवाओं में जो राज्य कर्मचारी हैं उनको ये वाले देनी है, प्रविष्टि 2, ठीक है।
परिशिष्ट 2 आपको ये देना है। इस तरह इस नोटिफिकेशन की आपकी जो नोटिफिकेशन है वो उसमें सारी डिटेलिंग दे रखी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड है, एग्जाम से रिलेटेड है या किसी भी तरह से, तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हमारा जो चैनल है वो बिल्कुल, अगर आपको कोई डाउट भी आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमें डायरेक्टली एक जस्ट पिक क्लिक करिए, अपना डाउट सेंड करिए, आपको विदाउट एनी कॉस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी जीएस का जो कंटेंट है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे बहुत अच्छा आ चुका है, आप जाके वहां से वीडियोस को देख सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।